तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमिक न्यूज़ और आज डेट 8 दिसंबर 2025। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ आई है फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जितने भी बैंक वगैरह हैं पब्लिक सेक्टर के, उन सबका ओनर होता है बेसिकली डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दोस्तों, इस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिजर्व जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, आरआरबीस होते हैं, उसको लेकर कुछ डायरेक्शन जारी किए हैं। सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़ें। गवर्नमेंट प्लान्स आरआरबी लिस्टिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2027 टू बैंक्स टू डेब्यू। बेसिकली जो गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्लान किया है कि जो रीजनल रूरल बैंक है ना इंडिया में आरआरबी, उसमें से 2 बैंक को कम से कम उनको शेयर मार्केट में लिस्टिंग की जाए। आज की डेट में दोस्तों रीजनल रूरल बैंक कोई भी हो, शेयर मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, इट मीन्स आप उसका शेयर बाजार से खरीद नहीं सकते। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट उसका प्रयास कर रही है। अब ये क्यों कर रही है? रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव था, सब कुछ के बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। रीजनल रूरल बैंक, ये आप सबने नाम सुना होगा आरआरबी का। कई गाँव में ये काम करते हैं, कई इनका जो लोकल फ्लेवर होता है, जनरली लोकल नाम से होता है। जैसे राजस्थान में एक ज़माने में हाड़ौती क्षेत्र ग्रामीण बैंक हुआ करता था। हमारे रेगिस्तान के साइड पे मरुद्रा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता था। जैसे यूपी में है, कई सारे बैंक है दोस्तों ऐसे आरआरबी। आप सबने देखा होगा छोटे-छोटे गाँव के छोटे कस्बों में दोस्तों इनकी ब्रांचेज़ हुआ करती थी। तो बेसिकली आज़ादी के बाद देखो मैंने पहले ही बताया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ने जितने भी प्रयास किए बैंकिंग में, वो सबका एक ही ऑब्जेक्टिव था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, जो गरीब गाँव किसान तक बैंक की सुविधा पहुँच सके। तो दोस्तों इसका बेसिकली जो इसकी स्थापना हुई थी आरआरबी की, वो 1975 में हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 को पहली बार आरआरबी इंडिया में लॉन्च किए गए थे। इसका ये जो एक्ट था वो था आरआरबी एक्ट 1976। अब आप सब कहोगे सर एक्ट बाद में आया, पहले स्थापना में कैसा नहीं था दोस्तों? शुरुआत में एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे। एक्ट बाद में पार्लियामेंट में पास हुआ था, इसलिए एक्ट का नाम हो गया 1976। लेकिन इनकी स्थापना दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को हो गई थी। एक एक ग्रुप था नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप, पर दोस्तों आरआरबी की स्थापना की गई थी। अब इसका नाम से स्पष्ट है, एक तो ये रीजनल है, मतलब पूरे ऑल इंडिया में इनकी पकड़ नहीं थी। छोटे 4 जिले, 3 जिले, 5 जिले, ऐसे संभाग में ऐसे दोस्तों ये हुआ करते थे। और साथ में ग्रामीण क्षेत्र का इनका ऑब्जेक्टिव था। बेसिकली आरआरबी की स्थापना इसलिए हुई थी कि ग्रामीण क्षेत्र में रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के लिए लोन दे सके, उनको मदद कर सके। आप 1975 के जमाने में सोचो दोस्तों, उस जमाने में बैंकिंग बहुत लग्जरी सेवा हुआ करती थी। केवल बड़े शहरों में दोस्तों बैंक वगैरह हुआ करते थे और बड़े शहरों में भी जो बड़े बिज़नेसमैन होते थे केवल बैंक उनको लोन देते थे। गाँव को तो में तो बैंक की ब्रांचेज़ ही नहीं थी, तो लोन तो देना दूर की बात थी। लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कि वे ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करें, तो उसके लिए दोस्तों डेडिकेटेड एक अलग से बैंक खोल दिए जिसको कहा गया आरआरबी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये दोस्तों स्टेट लेवल पर भी नहीं थे, ये तो बिल्कुल छोटे लेवल पर 3 जिले, 4 जिले, 5 जिले, इस प्रकार से दोस्तों ये आरआरबी हुआ करते थे। बेसिकली आरबीआई में अब जब नया बैंक खोले आरआरबी, तो अब इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कैपिटल कहाँ से आएगी? तो दोस्तों इसका जो ओनरशिप है, बेसिकली 3 लोगों में इसको बाँटा। 50% पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लगाया। 15% जो संबंधित राज्य सरकार है, राज्य सरकार को भी बैंकिंग में पार्टनर बनाने के लिए 15% शेयर है या 15% शेयर निकल के में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो स्टेट्स को लगाया और 35% थे प्रोमोटर बैंक। देखो ये बैंक बहुत छोटे-छोटे थे, 3 जिले, 4 जिले में, तो ये खुद के पैरों पर खड़े होने की इनकी क्षमता नहीं थी। तो इनको क्या-क्या जो एक नेशनलाइज्ड बैंक थे बड़े-बड़े, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे बैंकों को दोस्तों इनको प्रमोट करने के लिए, मतलब एक तरह से ये इनको प्रमोट कर रहे हैं, इनकी मालिकता भी होगी। तो 35% जो पैसे कैपिटल था वो दोस्तों इन प्रमोटर बैंक ने लगाई, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, ये इनके प्रमोटर बैंक है। हर आरआरबी का कोई ना कोई प्रमोटर बैंक था दोस्तों, वो उस पर नजर रखता था और उसको उसके कामों को देख रेख करता था और उसको मदद करता था ग्रोथ करने के लिए। तो ये इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर थी। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यही पूरा गेम है। तो बेसिकली आरआरबी में पैसा चाहिए था शुरू करने के लिए कैपिटल, तो 50% राशि तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाए, 15% स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए और 35% प्रोमोटर बैंक ने लगाए। इस प्रकार से टोटल 100% होगी। अब ये तीनों चीजें दोस्तों गवर्नमेंट है, तो ओवरऑल मैं कह दूं कि इनकी 100% मालिक कौन है? गवर्नमेंट है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, प्रोमोटर बैंक भी गवर्नमेंट का ही है, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। इस ओवरऑल क्या थे दोस्तों, 100% मालिक कौन है इसका? आरआरबी का गवर्नमेंट ही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, ये तीनों मिलकर दोस्तों 100% गवर्नमेंट ओनरशिप इनकी है आरआरबी की आज की डेट में। यहाँ तक ठीक है बात। लेकिन बेसिकली मैंने उनका ऑब्जेक्टिव बता दिया आपको, टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए दोस्तों इन बैंकों की स्थापना की गई थी। इसके बाद लेकिन समय के साथ दोस्तों इनमें कुछ प्रॉब्लम आना शुरू कर दी। आप सबको पता है गाँव में एनपीए बहुत ज़्यादा होते थे। ये लोग बैंक लोन देते थे ना, तो लोन डूब जाया करते थे, पैसे वापस लौटते नहीं थे। तो धीरे-धीरे इनकी क्या होगी, फाइनेंशियल जो हिस्ट्री थी वो वीक होगी दोस्तों। देयर मॉडल इज़ बेस्ड ऑन वेलफेयर ऑफ रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में ज़्यादातर एक वेलफेयर के पे बेस बल देते थे और साथ में इनके एनपीए बहुत ज़्यादा था। बहुत हाई एनपीए होने के कारण
धीरे-धीरे क्या होगा, इनकी स्थिति बहुत कमज़ोर होगी, दे आर नॉट फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियल स्थिति कमज़ोर होगी दोस्तों, इनके पास खुद की कैपिटल भी बहुत कम थी। तो इसलिए दोस्तों ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि इनके ताला लग सकता है, बंद हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करना नहीं चाहती, तो फिर क्या करें? तो गवर्नमेंट ने इनमें रिफॉर्म करने का प्लान किया कि इनको और मजबूत बनाया जाए, ना कि बंद किया जाए। क्या कदम उठाए वो हम आगे देखेंगे। तो इसी कदम में दोस्तों गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएट किया रिफॉर्म। सबसे पहला किया कि मर्जर। ये बैंक क्या बहुत छोटे-छोटे थे, 3 जिले, 4 जिले, 2 जिले में, 5 जिले में ऐसे थे। तो इतने छोटे देखो बैंक, अन्य जो इनके समकक्ष थे, अब देखो 90s का दौर आ गया था, 2000 का दौर आ गया था, तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे। छोटी-छोटी कस्बों तक उनकी ब्रांचेस खुल गई थी। ऐसी स्थिति में ये आरआरबी इनके टक्कर नहीं ले सकते थे। तो क्या किया गया, मर्जर करो, आरआरबी को क्या करो, बड़ा करो। तो बेसिकली एक कैलकर कमिटी आई थी 1987 में। इस कैलकर कमिटी ने रिकमेंड किया कि जो क्या करो, ये रीजनल रूरल बैंक को मर्ज किया जाए दोस्तों। मर्जर ऑफ आरआरबी। एक जमाने में दोस्तों ये 100 से भी ज्यादा आरआरबी थे इंडिया में। तो बेसिकली रिकम तो 87 में कर देता, लेकिन गवर्नमेंट ने स्टार्ट कब किया, 2005 से इनका मर्जर शुरू किया। क्या किया, 2005 से इनका मर्जर शुरू किया। धीरे-धीरे करके इनकी संख्या कम होती गई। और लेटेस्ट में आपको पता होगा, मई की बहुत बड़ी न्यूज़ थी, 1 मई 2025 से गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट बनाया, वन स्टेट वन आरआरबी। एक जिले एक राज्य में एक ही आरआरबी होना चाहिए। ये 1 मई 2025 से दोस्तों इंप्लीमेंट कर चुके हैं, वन स्टेट वन आरआरबी। आपने इसके बारे में न्यूज़ में सुना होगा। और वर्तमान में दोस्तों जो पहले इनकी वन स्टेट वन आरआरबी के पहले मतलब 2024 तक भी दोस्तों इंडिया में 43 आरआरबी थे। लेकिन इस कदम के बाद में आज की डेट में कितने आरआरबी हैं, 28। हर जिले में, हर राज्य में एक है, कुछ राज्य में नहीं है, 26 तो स्टेट्स में और 2 यूटी में है। लेकिन ओवरऑल इंडिया में आज की डेट में दोस्तों आरआरबी की संख्या 28 रही। ऑब्जेक्टिव क्या था, वन स्टेट वन आरआरबी। लेटेस्ट में आप में से कई होंगे इसके अकाउंट होंगे तो उनको दिक्कत आई होगी। जैसे ये बैंक मर्ज हुए कई सारे, राजस्थान में भी 2 थे पहले, अभी मर्ज करके क्या बना दिया, राजस्थान ग्रामीण बैंक बना दिया। और इनको नाम क्या दिया, स्टेट के नाम से दे दिया, राजस्थान ग्रामीण बैंक। आज की डेट में दोस्तों राजस्थान में एक ही आरआरबी बचा, वो है राजस्थान ग्रामीण बैंक। तो इनकी संख्या धीरे-धीरे घटते-घटते अब कितनी कर दी गई, 28 कर दी गई। तो एक तो ये काम हुआ, आज की डेट में एक स्टेट में एक ही आरआरबी है, तो ये थोड़ा मजबूत हो गया और कई सारे आरआरबी मिलके एक बड़ा संस्था बन गई। तो अब ये बड़े जो बैंक वगैरह हैं उनसे टक्कर ले सकते हैं। तो एक तो मर्जर का काम गवर्नमेंट ने किया, दूसरा दोस्तों इनको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया। बाकी सब तो क्या होते थे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अपना लेते हैं, उनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी थी, बैंकिंग वगैरह जैसे एटीएम कार्ड वगैरह, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग सब फैसिलिटी थी, लेकिन इनके पास ऐसा नहीं थी। तो धीरे-धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको टेक्नोलॉजी का अपग्रेड किया, इनके अंदर भी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन लेके आया, ऑनलाइन सारा काम हुआ। तो आज की डेट में दोस्तों ये लगभग टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन इनका हो चुका है, पब्लिक सेक्टर बैंक के कम समकक्ष लगभग हो चुका है दोस्तों। थर्ड दोस्तों, इनके पास पैसे की खुद की कैपिटल कमी थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, कुछ पैसा गवर्नमेंट लगाएगी। तो गवर्नमेंट ने बीच में क्या किया, इनमें कुछ कैपिटल का भी इन्फ्यूजन किया। ये 3 तो हमने देख चुके हैं, लेकिन जो ये 3 आज का मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा है हमारा फोर्थ। गवर्नमेंट इनका क्या चाहती है, कैपिटल बेस मजबूत करना चाहती है और ज़रा इनके पास पैसा है। अब गवर्नमेंट पैसा लगाना नहीं चाहती, एक लिमिटेड लगा दिया, लेकिन उससे बच रही थी। अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा दी तो दोस्तों वो भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाना चाहती थी। आप समझ रहे हो ना इसकी स्ट्रक्चर, 100 करोड़ रुपए थे, 50 सेंट्रल ने लगाए, 15 स्टेट ने लगाए और 35 प्रमोटर बैंक ने लगाया। अब इसकी कैपिटल को 200 करोड़ करना है। तो इसी अनुपात में इन सबको अपना-अपना अनुपात बढ़ाना पड़ेगा, स्टेट को भी अपना पैसा लगाना पड़ेगा। स्टेट की स्थिति वैसे ही डाउन है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या-क्या चाहा, गवर्नमेंट ने चाहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आओ इनमें। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आओ, क्या करो, अलाउइंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब तक तो ये 100% कौन ओनरशिप है इसकी, गवर्नमेंट की। लेकिन इनमें दोस्तों अब क्या करो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी कैपिटल को लेके आओ। इनको शेयर मार्केट में लाओ, आईपीओ लॉन्च करो, इनका क्या करो, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आओ। शेयर मार्केट में इनका दोस्तों शेयर को लॉन्च करो, ताकि आम जनता और जो बड़े इन्वेस्टर वगैरह हैं वो पैसे इन्वेस्टमेंट करो, जिससे इनकी कैपिटल बढ़ सके। तो दोस्तों बेसिकली इसके लिए मैंने बताया था आरआरबी एक्ट 1976 था, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। इसको अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए था, 100% मालिक कौन होना चाहिए था, सेंट्रल, स्टेट और प्रमोटर बैंक। तो इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2015 में। देखो ये बैंकिंग में कोई भी रिफॉर्म इमीडिएट नहीं होता, प्लानिंग लंबे टाइम से चल रही है। इस आरआरबी एक्ट 1976 को गवर्नमेंट ने दोस्तों 2015 में ही क्या किया, अमेंडमेंट करा दिया और प्रोविजन डाल दिया। आईपीओ अब ला रहे हैं, लिस्टिंग अब करा रहे हैं 26-27 में। लेकिन ये दोस्तों प्रोविजन तो 2015 में कर दिया। 2015 में क्या किया, ये आरआरबी एक्ट 1976 में कुछ अमेंडमेंट किया गया। क्या-क्या किया गया? सबसे पहले दोस्तों इस अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया कि ये क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर से कैपिटल ला सकते हैं। केवल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहेगा, अब निजी कैपिटल ये ला सकते हैं, अपने शेयर मार्केट में लिस्टिंग करके आईपीओ जारी करके। तो आरआरबीज आर अलाउड, आरआरबी को क्या किया, अलाउड किया टू राइज कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर अदर देन गवर्नमेंट एंड प्रोमोटर बैंक। गवर्नमेंट और प्रोमोटर बैंक के अलावा अन्य सोर्स से, अन्य निवेशकों से भी क्या करेंगे, कैपिटल राइज कर सकेंगे। ऐसा इस एक्ट में अमेंडमेंट करके दोस्तों पावर दे दी गई। एक तो ये दोस्तों इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया कि भाई आरआरबी को क्या पावर दी गई, इन्वेस्टर से ये नई कैपिटल ले सकते हैं, गवर्नमेंट पे और उसमें प्रोमोटर बैंक बने रहे साथ में। लेकिन दोस्तों जैसे ही निजी क्षेत्र से निवेश आएगा तो फिर जाहिर सी बात है 100% जो होल्डिंग है अभी तीनों की मिलके वो डाउन होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आप कितना भी पैसा कलेक्ट करो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट, प्रोमोटर बैंक, ये तीनों की जो कैपिटल है वो मिलके 51% से शेयर होल्डिंग कम नहीं होगी। इट मींस गवर्नमेंट इनका कैरेक्टर नहीं बदलना चाहती। गवर्नमेंट चाहती है कि अभी भी ये गवर्नमेंट संस्था ही रहे। और आपको पता है जिस कंपनी में 51% जो मालिक होता है उस कंपनी का ओनरशिप होता है, तो नई कैपिटल आएगी 100 करोड़ से 200 करोड़ हो सकती है, लेकिन लेकिन जो गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है वो 51% से कम नहीं जाना चाहिए। मतलब आप इतनी कैपिटल नहीं लाओगे कि गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है 51% से कम हो जाए। इट मींस अभी भी गवर्नमेंट क्या चाहती है, इनकी शेयर जो ओनरशिप अपने पास ही रखना चाहती है, इनको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहती दोस्तों। इट मींस अप टू 49% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउड। केवल 49% ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, बाकी 51% का मालिक अब भी सेंट्रल, स्टेट और प्रोमोटर बैंक ही रहेंगे। साथ में दोस्तों जो इसकी ऑथराइज कैपिटल थी, कितना कैपिटल ये कलेक्ट कर सकते हैं बाजार से, या टोटल कितनी कैपिटल होनी चाहिए, इसको ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, कंसेप्ट होता है। ये 5 करोड़ से बढ़ा के कितने कर दी, 2000 करोड़ कर दी, ताकि नई कैपिटल ये मार्केट से, शेयर मार्केट से इकट्ठा कर सके। यहाँ तक तो पूरी बात होगी। अब लेटेस्ट में क्या न्यूज आई है, तो बेसिकली कल गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या किया, डायरेक्ट किया है कि आप क्या करो, जो इनके प्रोमोटर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक ही तो इनके प्रोमोटर हैं, इनको डायरेक्ट किया कि आप क्या करो, इनके जो अच्छे रीजनल रूरल बैंक है को शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के लिए तैयार करो। गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड पीएसबी टू प्रिपेयर फॉर स्टॉक मार्केट लिस्टिंग ऑफ देयर स्पॉन्सर्ड आरबीएस। जो इनके अपने अपना स्पॉन्सर्ड आरआरबी है, उसको क्या करो, शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए तैयारी कर लो। और कम से कम गवर्नमेंट का टारगेट कितना है, जो नया साल आ रहा है फाइनेंशियल 2026-27, अभी चल रहा है 25-26, जो अगला साल है फाइनेंशियल 2027 तक, मतलब अगले साल के फर्स्ट हाफ तक कम से कम 2 आरआरबी क्या होने चाहिए, कम से कम 2 आरआरबी की शेयर मार्केट में लिस्टिंग होगी, एटलीस्ट 2 आरआरबी। इसमें दोस्तों एक तो गवर्नमेंट ने डिसाइड भी कर लिया, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो आप जल्दी शेयर मार्केट से क्या कर सकोगे, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के शेयर खरीद पाओगे। तो एटलीस्ट 2 आरआरबी इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर मार्केट डेब्यू इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 27, जो अगले साल आ रहा है फाइनेंशियल, उसके फर्स्ट हाफ में दोस्तों कम से कम 2 आरआरबी, जिनमें से एक तो होगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, इसकी शेयर मार्केट में लिस्टिंग की जाएगी। कई सारे गाइडलाइन है, अब किसके की जाएगी, सभी की नहीं की जाएगी। सभी की जो हमारे क्या 28 आरआरबी है, सबकी स्टॉक लिस्टिंग नहीं की जाएगी। बेसिकली एक पहले गाइडलाइन जारी की थी आरबीआई ने, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही पालना होगी। एज पर 2002 गाइडलाइन पैरामीटर फॉर लिस्टिंग ऑफ आरआरबी। देखो हर आरआरबी की लिस्टिंग की आवश्यकता नहीं, कुछ बहुत कमजोर है, वो लिस्टिंग कर दोगे तो भी कोई उनमें पैसा लगाएगा नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ आइडेंटिफाई कर कुछ आरआरबी, ऐसे आरआरबी जो मजबूत है, उसी को गवर्नमेंट लिस्टिंग कराएगी। तो कुछ गाइडलाइन है, वो क्या क्या है हमको देखना पड़ेगा। तो नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 300 करोड़ इन ईच ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर, पर जिस साल लिस्टिंग करेंगे उसके पिछले 3 साल तक हर साल कम से कम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 300 करोड़ होनी चाहिए। मतलब उस आरआरबी की परिसंपत्तियां दोस्तों कम से कम 300 करोड़ होनी चाहिए और हर साल होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर तक। ये कंडीशन थी। साथ में दोस्तों उसका प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब पिछले 5 साल में, ये देखो आप, प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ मिनिमम 15 करोड़ इन एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ द प्रीवियस 5 ईयर। पिछले 5 साल में से 3 साल, पिछले जो 5 साल है, जिस साल लिस्टिंग करेंगे उसके पहले 5 साल निकालो, उसमें से भी 3 साल, कम से कम 3 साल में दोस्तों उसका जो प्रॉफिट है ना, वो बेसिकली टैक्स के भी पहले प्रॉफिट वो न्यूनतम 15 करोड़ होना चाहिए। इट मींस ऐसे आरआरबी जो प्रॉफिटेबल है, 5 साल से 3 में से 3 साल में उनको 15 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट हो, केवल ऐसे आरआरबी की लिस्टिंग की जाएगी। दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।